गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ पीसीएस, आरओ, यारो, यूपीएसआई 2024 को ध्यान में रख करके जो सीरीज प्रारंभ की गई है, इस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 और इसके साथ साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के विषय में कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसका भी यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उन सब सीरीजों का भी अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग समझते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। यहां पर सबसे पहले हम तो यह समझते हैं कि भारत में जो वनों की स्थिति है, इसके विषय में। भारत में वनों की जो वास्तविक दशा एवं स्वरूप है, इससे संबंधित जो आंकड़े हमारे सामने हैं, यह विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि वनों की यथास्थिति के बारे में जो विवरण देने वाले सोर्स हैं एवं एजेंसियां हैं, इनकी रिपोर्ट एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। अर्थात जो दो एजेंसी हमारे पास है, दोनों एजेंसी के माध्यम से हमारे पास आंकड़े एकत्रित होते हैं, लेकिन इन दोनों एजेंसियों के आंकड़ों में तारतम्यता नहीं होती है, दोनों एक दूसरे से थोड़ा भिन्न होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वनों की स्थिति के बारे में जो आंकड़े हमारे पास हैं, ये उतना विश्वसनीय नहीं है। लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर जिस आंकड़े का प्रयोग करते हैं अपने एग्जाम में, वह है हमारा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्या है? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसी के आधार पर हम लोग सभी आंकड़ों को मेजर करते हैं। यह जो आंकड़ा है किसके द्वारा जारी होता है? तो भारत सरकार का जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट का नाम होता है द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट जो जारी होती है, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, इसी के द्वारा यह रिपोर्ट पब्लिश की जाती है प्रत्येक 2 वर्षों पर। तो ध्यान रखिएगा, यह रिपोर्ट जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं, यह रिपोर्ट जो होती है प्रत्येक 2 वर्षों पर एक बार हमारे सामने प्रस्तुत होती है। कौन इसको पब्लिश करता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और यह किसके अधीन कार्य करता है? तो भारत सरकार का जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है, उसी के अधीन यह कार्य करता है। रिपोर्ट का नाम क्या है? द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। आइए यहां पर समझते हैं कि भारत में जो प्राकृतिक वन हैं, इनको निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रमुख इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। एक होती है जिसको कहते हैं डेंस फॉरेस्ट, सघन वन। एक होता है जिसको कहते हैं ओपन फॉरेस्ट, अर्थात खुले वन। एक होता है जिसको कहते हैं झाड़ी, अर्थात स्क्रब फॉरेस्ट। लेकिन यहाँ पर जो सघन वन है, इस सघन वन का पुनः वर्गीकरण कर दिया जाता है। जो वृक्ष की कैनोपी है, उस कैनोपी का यदि घनत्व 40% से लेकर के 70% के मध्य में है, इस प्रकार के फॉरेस्ट को हम कहते हैं मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। लेकिन अगर सघनता इसकी 70% से अधिक हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। इसका तात्पर्य है जो सघन वन है, सघन वन हम उसे कहते हैं जिसकी डेंसिटी 40% से ऊपर हो, उसे हम सघन वन कहते हैं। लेकिन अगर 40 से लेकर के 70 के मध्य में है तो उसे मॉडरेट, और ये 70 से अधिक है तो उसको वेरी डेंस कहते हैं। लेकिन जो खुले वन की परिभाषा है, वहां पर अगर यह वृक्षों की जो डेंसिटी है, यह अगर 10% से लेकर के 40% तक है तो उसे कहते हैं ओपन फॉरेस्ट, क्योंकि 40% के बाद तो हमारा सघन वन आ जाता है। इसी प्रकार अगर 10% से कम वृक्ष की कैनोपी पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं झाड़ी। क्या कहते हैं? झाड़ी। आइए यहां समझते हैं, कुछ और बातें हैं। यहां पर समझना यह है कि कभी काल यहाँ पर आंकड़ों में भिन्नता इसलिए आ जाती है क्योंकि 2 आंकड़े हमारे सामने आते हैं। एक तो होता है वन क्षेत्र, अर्थात फॉरेस्ट एरिया, और इसके आंकड़ों के अंतर्गत जो है वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र, अर्थात घने खुले वन, साथ में झाड़ी वन और वन रहित भूमि तथा रोपण वन को शामिल किया जाता है। जबकि जो वन आवरण है, जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत मात्र वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र को ही सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं, इसलिए आंकड़ों में थोड़ी भिन्नता हमको देखने को मिलती है। ये बात हमको ध्यान में रखना है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण
मतलब जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, इसके द्वारा जो रिपोर्ट हमारे सामने आती है और उस रिपोर्ट का नाम ही होता है ISFR, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट है 2021 का। इसका पूरा नाम है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इस नाम से यह रिपोर्ट पब्लिश होती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। और यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? स्पष्ट होना चाहिए, भारतीय वन सर्वेक्षण इसको जारी करता है। और अभी तक यह प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी होते हुए जो वर्तमान की हमारे पास रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट कौन सी है? 17वीं रिपोर्ट है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हाल की रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है 2022 में, ध्यान रखिएगा रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2022 में, लेकिन इसके जो आंकड़े हैं ये आंकड़े 2021 के हैं। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह रिपोर्ट का कौन सा संख्या है, कौन सा क्रम है? तो 17वां नंबर है। और कब से रिपोर्ट पब्लिश हो रही है? तो 87 से, अर्थात 87, 89, 91 ऐसे प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी होती है। और वर्तमान में यह 21 में जारी हुई है, अर्थात 21 की रिपोर्ट है, 22 में जारी हुई है। यहां पर समझना है कि देश का जो कुल ट्री एवं फॉरेस्ट कवर है, दोनों को ऐड करने के पश्चात यह है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 24.61% होता है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखनी है जो महत्वपूर्ण है कि फॉरेस्ट कवर में 1540 स्क्वायर किलोमीटर की तथा ट्री कवर में 721 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। यहां पर हमसे त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यह वृद्धि की बात कर रहे हैं, अर्थात पिछले 2 वर्षों में। ध्यान रखिएगा, पिछले 2 वर्षों में फॉरेस्ट कवर में कितने की वृद्धि हुई है? 1540 स्क्वायर किलोमीटर की। और ट्री कवर में कितने की वृद्धि हुई है? 721 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई। और अगर टोटल को हम देख लें तो ये हो जाता है 2261 किलोमीटर, जो टोटल एरिया का 0.28% होता है। तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो यहाँ पर बारीकी से बारीकी भी प्रश्न हैं या तथ्य हैं उनको भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रत्येक आंकड़े एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको सीरियसली आप लोग देखने का प्रयास करें। यहाँ पर अगर बात करें हम कि सर्वाधिक वृद्धि जो है आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है। जो यह वृद्धि आपने देख रहा है कि 1540 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें भी सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट में सर्वाधिक इंक्रीमेंट किस राज्य में हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। साथ में एक तथ्य और महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि एक है ट्री कवर और एक है फॉरेस्ट कवर। तो ट्री कवर हम किसे कहते हैं, फॉरेस्ट कवर किसे कहते हैं, यह डिफरेंस हमको यहाँ से मिलता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि अगर 1 हेक्टेयर से कम का एरिया है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्री कवर कहते हैं। और अगर 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से अधिक का एरिया है तो उसको हम लोग फॉरेस्ट कवर के दायरे में कैलकुलेट करते हैं। और 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। 10,000 स्क्वायर मीटर का होता है 1 हेक्टेयर। और यदि 1 हेक्टेयर तक का एरिया है, 1 हेक्टेयर से कम है, तो उसको हम लोग ट्री कवर के अंदर कैलकुलेट करते हैं। और यदि 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से अधिक है तो उसको हम लोग फॉरेस्ट कवर के अंडर कैलकुलेट करते हैं। अगर हम टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 8,09,537, इसमें ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों जुड़े हुए हैं। तो अगर केवल हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ये होता है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, जो टोटल भारत के क्षेत्र का कितना है? 21.71%। लेकिन इसमें 1540 स्क्वायर किलोमीटर ऐड है, अर्थात जो पिछले वर्ष था, पिछले वर्ष की तुलना में इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ी है, 1540 स्क्वायर किलोमीटर। इसी प्रकार अगर ट्री कवर की हम बात करें तो ट्री कवर जो भारत का है 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें 721 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और यह एरिया टोटल भारत का कितना है? 2.91%। तो प्रश्न हर एक तथ्य से पूछा जाता है, इसलिए हर एक तथ्य को बहुत बारीकी से आप समझिएगा। इसका हम PDF मटेरियल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देते हैं, आप उसे वहां से डाउनलोड कर लिया करिए। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो टोटल फॉरेस्ट हमारा 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें भी जो वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं इनका एरिया जो है 99,779 है। और मॉडरेट जो डेंस फॉरेस्ट हैं इनका एरिया 3,06,890 है। और जो ओपन फॉरेस्ट हैं इनका एरिया
3,07,120 स्क्वायर किलोमीटर। ये बात हमको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा किसका एरिया है, तो सबसे ज़्यादा एरिया आपको मिलता है यहाँ पर ओपन फॉरेस्ट का। किसका मिलता है? ओपन फॉरेस्ट का, क्योंकि ओपन फॉरेस्ट का कितना है? 3,07,120 स्क्वायर किलोमीटर। उसके पश्चात किसका है? मॉडरेट का। उसके पश्चात किसका है? वेरी डेंस फॉरेस्ट का, जिसकी कैनोपी जो होती है 70% से अधिक की है। मॉडरेट की जो है यह 40 से लेकर के 70% के मध्य है, और ओपन का जो है 40% से कम और 10% से अधिक का कैनोपी पाई जाती है। अगर हम बात करें कि टोटल अगर भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसको हम 100% मान सकते हैं, भारत का टोटल एरिया यदि 100% है, इसका अधिकांश भाग जो है यह ट्री और फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, जो कितना है? 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर, अर्थात 24.62%। लेकिन इसका कितना भाग फॉरेस्ट के अंदर आता है? तो 21.71%, जो ऊपर पहले ही डिस्कस हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग दृष्टिकोण से इसलिए हम दिखा रहे हैं कि जिससे आपको थोड़ा आंकड़े स्पष्टता पूर्वक याद हो जाएं। और ट्री कवर आपका कितना है? 2.91%। जो स्क्रब हैं अर्थात झाड़ियाँ हैं, इनका परसेंटेज कितना है? 1.42% है। और अगर नॉन फॉरेस्ट की हम बात करें तो नॉन फॉरेस्ट का एरिया है 73.96%, अर्थात 24,31,393 स्क्वायर किलोमीटर। कभी कभी आंकड़ों में जो मिसमैच होता है उसके पीछे कारण ये है कि जो ट्री कवर है, जिसको हमने कहा कि 1 हेक्टेयर से कम एरिया को हम लोग ट्री कवर के अंतर्गत रखते हैं, इस ट्री कवर को भी कभी कभी क्या होता है? नॉन फॉरेस्ट एरिया में ऐड कर दिया जाता है, जबकि ट्री फॉरेस्ट एक अलग से हम लोग फॉरेस्ट कवर में कभी कभी गिनते हैं। इसलिए अगर मान लेते हैं इस ट्री कवर को हम लोग नॉन फॉरेस्ट एरिया में ऐड कर दें, अर्थात इसको अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं, इस प्रकार से जो हमारा आंकड़ा है यह परिवर्तित हो जाता है और इसका एरिया हो जाता है 25,27,141 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा सा बारीकी को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। किसको किस में जोड़ना है, किसको किस में नहीं जोड़ना है, ये बातें ध्यान में रखना है। जो हमारा स्क्रब है, स्क्रब को हम फॉरेस्ट में नहीं ऐड करते हैं, ध्यान रखना है, यह फॉरेस्ट के एरिया में नहीं आता है। चलिए आगे यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो टॉप 5 स्टेट है इन टर्म ऑफ इंक्रीमेंट, अर्थात जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वन के एरिया में वृद्धि हुई है, उनके नाम क्रमशः यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 647 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई पिछले 2 वर्षों में। तेलंगाना में 632 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछले 2 वर्षों में। उड़ीसा में 537, कर्नाटक में 155 और झारखंड में 110 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखी। इसी प्रकार जो टॉप 5 स्टेट है, लेकिन एरिया वाइज अर्थात क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक क्षेत्र में वन किस राज्य में फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पर है, छत्तीसगढ़ में तीसरा है, उड़ीसा में चौथा और महाराष्ट्र में 5वें नंबर पर आता है। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें कि सर्वाधिक परसेंटेज किस राज्य में वन का है, तो मिजोरम में आप देखेंगे लगभग 84.53% वन पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 79.33% है, मेघालय में 76 और मणिपुर में 74.34, नागालैंड में 73.990। लेकिन अगर केंद्र शासित राज्यों को इन राज्यों के साथ ऐड कर दें तो आंकड़ा थोड़ा सा बदल जाता है। तब सर्वाधिक मात्रा में कौन आ जाता है परसेंटेज में? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में पूरे भारत का केंद्र शासित और नॉर्मल स्टेट में सबसे ज़्यादा यहाँ पर फॉरेस्ट कवर है 90.33%। तब दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? मिजोरम आ जाता है। और तीसरे नंबर पर पुनः केंद्र शासित आता है अंडमान निकोबार, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय। तो आपको इन तथ्यों की बारीकी को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि प्रश्न हर एक तथ्य से पूछा जाता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल जो कार्बन स्टॉक है, अर्थात जो फॉरेस्ट का हमारा जो कह सकते हैं उसकी जो कैपेसिटी है ये कितनी है, यहाँ पर मास के आधार पर ध्यान रखिएगा, कार्बन स्टॉक के आधार पर ये है यानी 7,204 मिलियन टन, जिसको हम कहते हैं 7.2 बिलियन टन। ये हमारा टोटल कार्बन स्टॉक है। सम्मिलित वृक्षों की जो कैपेसिटी है जो 2019 की तुलना में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई। तो
ध्यान रखना है पिछले 2 वर्षों में इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ है कार्बन स्टॉक के मामले में, तो 79.4 मिलियन टन। तो दोनों दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है, एरिया वाइज, फिर हम परसेंटेज वाइज और कार्बन स्टॉक के आधार पर, क्योंकि प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जाता है। यहां पर अगर बात करें कि उच्चावच के आधार पर भी वनों का कुछ वर्गीकरण किया गया है, और उच्चावच के आधार पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमने ये आंकड़ा इकट्ठा किया है इसमें किसका प्रयोग है, तो सटल रडार टोपोग्राफी मिशन, ध्यान रखिएगा, डिजिटल यहाँ पर एलिवेशन मॉडल जो 30 मीटर विभेदीकरण क्षमता की कैपेसिटी रखता है का प्रयोग किया गया है, और इसके माध्यम से हम लोगों ने विभिन्न उच्चावच के वन क्षेत्रों का यहाँ पर वर्गीकरण किया है, मतलब आकलन यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। तो 0 से लेकर के 500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं जो सामान्यतः मैदानी क्षेत्र होते हैं, क्योंकि योजना आयोग के अनुसार यही बात है कि 500 मीटर तक का क्षेत्र हमारा मैदानी होता है, और सी लेवल से अगर 500 मीटर से अधिक ऊंचाई का क्षेत्र है तो उसको हम पहाड़ी क्षेत्र घोषित करते हैं। तो यहाँ पर जो 0 से लेकर के 500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है पूरे भारत का यह लगभग 53.52%। इसी प्रकार अगर 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई की हम बात करें, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर हमारे 27.73% हैं, और अगर उससे भी ऊंचाई पर जाते हैं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ पर फॉरेस्ट कवर हमारे 10.54% हो जाते हैं, और 2000 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई पर फॉरेस्ट कवर 5.73%, 3000 से 4000 के मध्य में जो फॉरेस्ट कवर हैं ये 2.4% हैं। साथ में अगर 4000 के ऊपर हम जाते हैं जहाँ पर अल्पाइन किस्म की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, टुंड्रा किस्म की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उसका परसेंटेज 0.08%। और कुल अगर देखें तो वही हमने जो प्रारंभ में डिस्कस किया है कि जो फॉरेस्ट कवर टोटल हमारे देश में है 7,13,789 जो 100% होते हैं। तो ये इनका ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। साथ में यहाँ पर और वर्गीकरण के तरीके हैं, जैसे हम वनों को अन्य प्रकार से भी डिस्कस करते हैं। जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है इसके अंतर्गत कितना एरिया आता है, 2.63। यहाँ पर वैसे सभी महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन इतना तो महत्वपूर्ण ही है कि भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र वन का है 21 प्रकार के वन का है, तो उसका नाम है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का एरिया बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा होती है यह 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर, जहाँ पर वर्षा 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होती है, ऐसे क्षेत्र में जो वनस्पतियाँ होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती किस्म की। और इसका जो एरिया है पूरे भारत का नहीं, मतलब वन के एरिया का, वन अगर 100% है उस 100% का 40% जो लगभग 41% एरिया है वह इसी के दायरे में आती। और अगर दूसरे नंबर के हम वन की बात करें तो उसमें आपका आता है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ध्यान रखिएगा। और इसका जो डायमेंशन है वर्षा का यह 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर, जहाँ पर वर्षा 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहाँ के वनों को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। वैसे पर्णपाती वन जो होते हैं इनका अगर रेंज हम देखें, जो पर्णपाती वन है इसकी बहुत व्यापक चर्चा हम लोग अन्य सीरीज में कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन अभी तो यह स्पेशल एग्जाम के लिए हम बना रहे हैं, जिसमें PCS RO 2024 को ध्यान तैयार किया गया है। पर्णपाती के लिए जो दायरा है ये पूरा दायरा होता है 100 से लेकर के 200, लेकिन इसी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है शुष्क पर्णपाती और एक होता है आर्द्र पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती 100 से 150 और आर्द्र जो होता है 150 से 200। सर्वाधिक एरिया जो हमारे राष्ट्र में वनों का है वह शुष्क पर्णपाती का है, उसके पश्चात किसका आता है, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती का आता है। अगर इसके पश्चात हम देखें तो किसका आता है, आपको मिलेगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र, देखिए अर्ध आर्द्र सदाबहार वन का बनता है, क्योंकि जो आर्द्र सदाबहार वन है इनका एरिया तुलनात्मक तौर पर कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण यहाँ पर भी किया गया है। इस आंकड़े को आप अपनी आवश्यकता अनुसार याद करने का प्रयास करें। जो महत्वपूर्ण तथ्य थे इसका डिस्कशन हमने आपके साथ किया है कि सर्वाधिक जो वन है ये उष्णकटिबंधीय शुष्क हैं, उसके पश्चात उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती हैं, और उसके पश्चात है उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन है। उसी के यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। साथ में एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, TOF अर्थात ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट।
अर्थात ऐसे वृक्ष जो वन क्षेत्र के बाहर हैं, इनका अगर एरिया हम देखें तो लगभग 8.45% के दायरे में सम्मिलित होता है। हाँ, आप कहेंगे सर फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट के बाहर है लेकिन यह ट्री कवर के अंदर नहीं है, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? इसका तात्पर्य है ये जो हैं ये भी कहीं न कहीं प्लांट किए गए हैं, जिसको हम कहते हैं, दो हमारे टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, एक होता है री फॉरेस्ट और एक होता है ऑफ फॉरेस्ट। री फॉरेस्ट का तात्पर्य होता है कि जहां वन पहले से था लेकिन मानव जनित गतिविधियों से इसके ऊपर किसी प्रकार का संकट आया और वन यहां पर समाप्त हो गए और पुनः वहां पर वन लगाया गया, तो उसको कहते हैं पुनर्वनीकरण। री फॉरेस्ट का मतलब होता है पुनर्वनीकरण और अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है नवीवनीकरण। अर्थात यह कोई ग्रीनलैंड एरिया था, उस ग्रीनलैंड एरिया पर हमने नए सिरे से वन ही लगाने का प्रयास किया। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। इसी को कहते हैं प्लांटेशन, अर्थात ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बाहर जो हमने वृक्ष को लगा करके एक वन का रूप दिया है, इसका एरिया कितना है? 8.45%। साथ में यहाँ पर ग्रासलैंड इन डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप ग्रुप्स जो विदाउट फॉरेस्ट कवर हैं, इनका एरिया है 1.74%, अर्थात कुल कितना है? 100%। तो ये इसका डायमेंशन है जिसके आधार पर हमको याद रखना है। साथ में हम एक और दृष्टिकोण से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो है टाइगर रिजर्व के दृष्टिकोण। टाइगर रिजर्व में जो फॉरेस्ट हैं, इनका जो डायमेंशन था 2011 में टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो वन थे, इनका एरिया था, आप ध्यान से समझिए, 55,688.89 वर्ग किलोमीटर। लेकिन 2021 में अर्थात 10 वर्षों में इनके एरिया में गिरावट आई है और इनका एरिया घट करके हो गया 55,666.27 स्क्वायर किलो। और इस प्रकार अगर आप देखें 10 वर्षों में अर्थात 2011 की अपेक्षा 2021 में जो फॉरेस्ट कवर है टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, इसमें कितने की कमी देखी गई है? तो 22.62 स्क्वायर किलोमीटर अर्थात 0.04% की कमी देखी गई, जो चिंता का विषय है। साथ में अगर हम बात करें कि टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक जो वनावरण क्षेत्र है एरिया वाइज, किस के आधार पर हम बात कर रहे हैं? एरिया के आधार पर। यह किसमें है? तो सर्वाधिक एरिया पाई जाती है नागार्जुन सागर श्रीशैलम में, यह टाइगर रिजर्व है। इसका एरिया है लगभग 2932.95 स्क्वायर किलोमीटर। साथ में इसके बाद आपका मिलता है सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, इसका एरिया भी आप देखेंगे तो 2562.86 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके पश्चात मिलता है इंद्रावती जो छत्तीसगढ़ में है, इसका एरिया है 2377.28 किलोमीटर। और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें, किस वाइज बात करें? प्रतिशत के आधार पर बात करें कि सर्वाधिक परसेंटेज किस टाइगर रिजर्व का है वन के दृष्टिकोण से, तो वह आपको मिलता है पेके। पेके कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है। यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है यह 96.83%, अर्थात वहाँ पर ओपन एरिया बहुत कम बचा है, सब कुछ वहाँ पर फॉरेस्ट से कवर है। उसके पश्चात जो मिलता है अचान कमार अमरकंटक, इसकी हम बात करते हैं, ये आपका जहाँ पर अमरकंटक वाला पार्ट है जो छत्तीसगढ़ का सेक्शन है वहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर भी सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर है 95.63%। सिमलीपाल जो फॉरेस्ट कवर है मतलब टाइगर रिजर्व है, इसका भी फॉरेस्ट कवर 94.17% पाया जाता है। तो यह भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी ध्यानपूर्वक आप याद रखिए। साथ में अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें, इसकी चर्चा वैसे हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत किए हैं, लेकिन पुनः यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्योंकि यह एक अलग सीरीज ही है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होगी। बाकी आपके पास समय रहेगा तो इस चैनल के माध्यम से अन्य सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उसका भी लाभ उठा लें। यहाँ पर अगर बात करें कि जो टोटल मैंग्रोव कवर है यह आपको मिलता है 4992 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे राष्ट्र के एरिया का 0.15% है। अगर हम बात करें कि इसमें पिछले 2 वर्षों में कितने की वृद्धि हुई है, तो 17 स्क्वायर किलोमीटर की पिछले 2 वर्षों में वृद्धि देखी गई है, इसमें मैंग्रोव कवर में। लेकिन सर्वाधिक जो वृद्धि देखी गई है वो किस राज्य में देखी गई है? उड़ीसा में। उड़ीसा में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। और उसके पश्चात किस में देखी गई है? महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटका में है, वेस्ट बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, गोवा में है। लेकिन गुजरात में आप देख रहे हैं 2 वर्ग किलोमीटर की कमी आ गई, अर्थात यहाँ पर अधिग्रहण कर लिया गया
वहाँ के लोगों के द्वारा इस फॉरेस्ट का। लेकिन अगर आप देखें एरिया के दृष्टिकोण के सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है, आपको सर्वाधिक जो फॉरेस्ट कवर मिलेगा वो मिलता है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। जो सुंदरबन है, सुंदरबन एक प्रकार का मैंग्रोव फॉरेस्ट है। उसके पश्चात सर्वाधिक जो एरिया है मैंग्रोव फॉरेस्ट की वो कहाँ पर मिलती है, गुजरात में मिलती है। इसके बाद आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में मिलेगी, उसके पश्चात आपको मिलती है महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में मिलती है, उसके पश्चात आप देख सकते हैं गोवा में, और तत्पश्चात आपको मिलेगा कर्नाटक। तो चाहे जिस दृष्टिकोण से आपसे प्रश्न पूछा जाए, आप इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से जवाब दीजिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमको ध्यान में रखना है, और इसकी भी चर्चा अतीत में हम लोग कर चुके हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज में, कि भारतीय जो वन अधिनियम 1927 है, इसके आधार पर इसमें संशोधन कर दिया गया और वन नीति लाई गई, राष्ट्रीय वन नीति 1988। और इस वन नीति को पुनः 2017 में संशोधन करके नई वन नीति बनाई दी गई, नई वन नीति 2017। और इसी के तहत कहा गया है कि गैर वन क्षेत्र में जो बांस हैं, क्या गैर वन क्षेत्र में जो बांस हैं वो वृक्ष के दायरे में शामिल नहीं किए जाएंगे, अर्थात उनकी कटाई और उनका व्यापार किया जा सकता। जबकि जो जनजातीय समुदाय हैं उन लोगों को वन के बांस को काटने का अधिकार 2006 में ही प्राप्त हो गया। इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। साथ में अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 है, इसके अनुसार एक बात और कही गई थी कि जो मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र में हमारा फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए, 30%, और पहाड़ी क्षेत्र में कितना होना चाहिए, 67%। यहाँ पर अगला जो तथ्य लिखा गया है कि भारत के कुल जो 17 राज्य हैं, उस 17 राज्य में फॉरेस्ट कवर हैं 33% से अधिक, अर्थात इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। 23 राज्यों में जो फॉरेस्ट कवर है वह 33% से कम है, अर्थात जो हमारा पैरामीटर है उसकी तुलना में काफ़ी कम। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 की है, इसके तहत वनों को 4 भागों में बांटा गया है। आपसे प्रश्न कभी काल पूछा जाता है कि 1952 के तहत भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसके 4 प्रकार हैं। एक होता है संरक्षित वन, एक होता है राष्ट्रीय वन, एक होता है ग्राम वन, एक होता है ट्री लैंड। तो ये 4 टाइप होते हैं। इसी प्रकार जो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन होते हैं, कौन से उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, इनको तराई वन कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगला जो तथ्य है ये है कि भारतीय वनों का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया, किसके द्वारा, एच.जी. चैंपियन एवं सेठ के द्वारा। कब किया गया है, 1968 में किया। और इन्होंने क्या किया है, भारतीय वनों को 14 भागों में विभक्त किया है और इसके 5 मेजर कैटेगरी बताए हैं। कितने मेजर कैटेगरी बताए हैं, 5। कौन कौन से मेजर कैटेगरी हैं, एक है ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, एक है माउंटेनियन सब ट्रॉपिकल अर्थात पर्वतीय उपोष्ण कटिबंध, फिर है माउंटेनियन टेम्परेट अर्थात पर्वतीय समशीतोष्ण, उसके बाद आता है सब अल्पाइन, और लास्ट में आता है अल्पाइन। तो ये यहाँ पर 5 टाइप बताए गए हैं, किसके अनुसार, जो एच.जी. चैंपियन और सेठ महोदय हैं, वैसे इन्होंने भारतीय वनों को 14 प्रकारों में बांटा है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि जिससे आपके प्रश्न सहजतापूर्वक बन जाएं। लास्ट में यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भी कुछ तथ्य जो हमको ध्यानपूर्वक समझना है कि उत्तराखंड के गठन के कारण उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश वन क्षेत्र ये कहाँ चले गए, उत्तराखंड में चले गए। तो ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अर्थात अगर वर्तमान में हम देखें उत्तर प्रदेश के मात्र 6.15% क्षेत्र पर क्या है, वन है, और 3.08% पर क्या है, वृक्ष हैं। तो अगर हम पूरे राष्ट्र की तुलना करें तो राष्ट्र में आप देखिए, राष्ट्र में जो वृक्ष का कवर था वह कितना है, 2.9 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 3.08 है। तो ये डिफरेंस हमको याद रखना है। लेकिन कुल मिला के जो हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर है उत्तर प्रदेश का, ये है 9.23%। साथ में अगर हम बात करें कुल जो वनावरण है उत्तर प्रदेश का, यह कितना है, 14,817.89 स्क्वायर किलोमीटर अर्थात 6.15%। और इसके अंतर्गत जो अति सघन वन है इनका परसेंटेज कितना है, 1.09%। मध्यम जो है इनका परसेंटेज है 1.67%,
और जो खुले टाइप के हैं इनका परसेंटेज है 3.39%। अर्थात खुले वन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, उसके पश्चात मॉडरेट का है और उसके पश्चात अति सघन वन का है। अगर हम झाड़ियों के विषय में डिस्कस करें तो झाड़ियों का जो एरिया है 563.38 स्क्वायर किलोमीटर, जो कुल क्षेत्र का 0.23%। और अगर हम अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों की बात करें, ध्यान रखिएगा किस आधार पर, परसेंटेज के आधार पर, कि सर्वाधिक परसेंटेज वन किस राज्य किस जिले में है, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सर्वाधिक परसेंटेज में वन पाए जाते हैं। एरिया में भी यही है तो चाहे आप एरिया देख लें चाहे परसेंटेज देख लें, दोनों दृष्टिकोण से सोनभद्र में सर्वाधिक वन का प्रतिशत पाया जाता है। उसके पश्चात आता है चंदौली और तीसरे नंबर पर आता है चित्रकूट। साथ में अगर हम न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें प्रतिशत के आधार पर, तो यहाँ पर सबसे कम मिलता है भदोही में, उसके पश्चात है मैनपुरी में। भदोही में सबसे कम वन है, उससे थोड़ा अधिक मिलता है मैनपुरी में और उससे थोड़ा अधिक मिलता है देवरिया में। लेकिन अगर एरिया के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे कम एरिया में वन है कहाँ पर, भदोही में, उसके पश्चात मऊ में है और उसके पश्चात है मैनपुरी। तो यह आपके साथ आज जो हमने डिस्कशन किया है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य थे उसका हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया है। इसी प्रकार हम लोग एक एक एपिसोड आपके सामने लेके आएंगे जिससे आपका एग्जाम बेहतर तरीके से सफल हो सके। चलिए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।